नमस्कार प्यारे दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जे आर चौधरी, फिर आपके लिए आमेर के इतिहास की कुछ और बातें जो पीछे की क्लासों में रह गई थी। हमने पीछे की क्लास में दो महान शासकों का जिक्र किया था। उन शासकों के नाम थे, एक का नाम था ईश्वरी सिंह जिन्होंने ईश्वरलाट बढ़ाई, और एक का जिक्र किया था माधो सिंह। दोनों का हमने जब पढ़ा तो सिंपल सी एक ही बात समझ में आई कि उनका जो काल था उनमें महत्वपूर्ण दो युद्ध हुए थे। युद्धों का समय रहा, उथल पुथल का समय रहा, मराठों का आक्रमण होता था और जयपुर में लूटमार मची हुई थी। ईश्वरी सिंह के देखे तो दोनों युद्धों में क्या हालचाल रहे पीछे की वीडियो में आपने देखा होगा। अब देखो, जब माधो सिंह की मृत्यु हुई 1768 में, तो उसके बाद में माधो सिंह के बाद में जो जयपुर के शासक बने उनका नाम था पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज फर्स्ट के बारे में मैं बता चुका हूं। पृथ्वीराज फर्स्ट कब थे? जब खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज फर्स्ट शासक बने थे। 1768 से लेकर 1778 तक का उनका कार्यकाल रहा। कोई ज्यादा उपलब्धियां पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन उसके बाद में जो शासक बने वो जयपुर के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। और यूं कहे कि एग्जाम की दृष्टि से भी देखे तो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब मेवाड़ के इतिहास को पढ़ते हैं तो सांगा का इतिहास पढ़ते हैं, वैसे ही यदि मैं कहूं कि जयपुर का इतिहास आपको पढ़ना है तो जयपुर के इतिहास में जिस प्रकार सांगा का रोल था, जिनकी सांगा की राजनीतिक उपलब्धियां थी और साथ में सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, तो वैसे ही शासक बने जयपुर के। और महत्वपूर्ण शासक थे, उनका नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह मैंने बताया कि 1768 से लेकर 1778 तक जो शासक रहे उनका नाम था पृथ्वीराज कछुआ। सेकंड लगा सकते हो आप, क्योंकि पृथ्वीराज पहले एक हो चुके थे। 1778 में जब शासक बड़े प्रताप सिंह, तो प्रताप सिंह जो है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको मैं बता दूं, नॉर्मल सी बातें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। जो मैं कह रहा था कि इसके से पहले जो शासक थे उनका नाम था पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड जो थे वो माधो सिंह के पुत्र थे। माधो सिंह के पुत्र थे। और जब पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई तो पृथ्वीराज के छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रताप सिंह। तो कहने का मतलब है प्रताप सिंह भी क्या थे, किसके पुत्र थे? माधो सिंह के पुत्र थे। प्रताप सिंह शासक बने और उनके पिता जिस प्रकार माधो सिंह मराठों से झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, मराठे इधर लूट मार कर रहे थे, ईश्वरी सिंह बेचारा आत्महत्या कर लेता है मराठों की वजह से, तो प्रताप सिंह का काल भी जो था, कार्यकाल भी रहा, वो भी बड़ा उथल पुथल का रहा। बहुत सारे युद्ध उनको लड़ने पड़े, और वो युद्ध भी किन से लड़ने पड़े? मराठों से लड़ने पड़े। अब देखो, जब प्रताप सिंह शासक बना तो उनके दिमाग में ये था कि यार हमसे पहले जो जय सिंह के समय की बात कर रहा था, तो जय सिंह के समय हुरडा सम्मेलन हुआ था, और ये निश्चित हुआ था कि यार मराठों को रोकना है तो सारे शासकों को एकजुट आना पड़ेगा, नहीं तो मराठे एक एक को चुन चुन के मारेंगे। और मराठों की एक स्ट्रेटजी थी कि यार जहां भी हमला करो, राजवाज नहीं करना, अपने को तो चौथ वसूल करनी है, पैसे दो अपने को तो और खाली करो बात को। जयपुर में आते थे, लूट मार करते थे, पैसे दो, वापस लेके चले जाते थे। तो मराठों की जो मांग थी वो कभी शांत नहीं हुई। मराठे आते, फिर 2-4 साल में कहीं और लूट रोटा के, बीच में जयपुर आ गए तो जयपुर को लूट लेते थे, बीच में जोधपुर आ गए तो जोधपुर को लूट लेते थे, मेवाड़ आ गए तो मेवाड़ को लूट लेते थे। तो जब प्रताप सिंह शासक बने तो प्रताप सिंह के दिमाग में एक आइडिया बना कि यार ये मराठे तो आएंगे, फिर पैसे लेने के लिए आएंगे, तो क्यों न हम जोधपुर के साथ एक संधि कर ले और हम संयुक्त होकर लड़े। इसलिए उस समय जो जोधपुर के शासक हुआ करते थे उनका नाम था विजय सिंह। जोधपुर के शासक थे विजय सिंह, तो उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी विजय सिंह से। तो प्रताप सिंह और विजय सिंह ने एक गठबंधन कर लिया कि यार विजय सिंह जी, आपको भी नहीं बख्शने वाले मराठे, आपकी बैंड बजाते हैं, इधर मेरी बैंड बजा देते हैं, और दोनों अलग अलग पिटने से अच्छा है दोनों एकजुट हो जाए। तो दोनों ने एक संगठन बनाया और उसके बाद में मराठों से संघर्ष स्टार्ट कर लिया। और उनका जो संघर्ष था उसमें पहला युद्ध है, उसको बोलते हैं तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? तुंगा का। आरएस मेंस में भी देखोगे तो कई बार सवाल पूछा जा चुका है तुंगा का युद्ध, या अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं उनमें भी इन युद्धों का, मैं कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। इस प्रताप सिंह का जो कार्यकाल है वहां से बार बार सवाल निकल कर आते हैं, और कहां से आते देख रहा। तो पहला जो युद्ध था वो था तुंगा का युद्ध। तो एक तरफ जयपुर था और एक तरफ थे मराठा। अब मैं कह रहा हूं जयपुर की तरफ से, या यूं कहें राजस्थान की तरफ से, तो जो जयपुर के शासक थे उनका नाम था प्रताप सिंह, आपको पता ही है, प्रताप सिंह थे।
और उसके साथ ही जोधपुर के थे विजय सिंह। तो इन दोनों की संयुक्त सेना, और इधर मराठों के जो सेनापति थे उनका नाम था महाजी सिंधिया। देखो, ये महाजी सिंधिया बहुत बड़े सेनापति थे, मराठों के तगड़े सेनापति माने जाते थे। और उससे पहले भी आपने देखा होगा राजमहल का युद्ध हुआ था जिसमें जयपुर की सेना जीती थी। एक काकोड़ा का युद्ध हुआ था, उसमें भी आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, लेकिन ये थोड़े से छोटे युद्ध थे, कोई बड़ा सेनापति नहीं था। लेकिन जब तुंगा का युद्ध हुआ तो मैं यूं कह सकता हूं कि राजस्थान में यदि मराठों की भयंकर पराजय कहीं देखने को मिली तो वो था तुंगा का युद्ध। तुंगा जयपुर में पड़ता है, उस समय दौसा में था। तो तुंगा का युद्ध जो हुआ वो किस रियासत में हुआ? जयपुर में। क्षेत्र जयपुर में था, बल्कि दौसा में था। वर्तमान में बात करूं तो मैं जयपुर में था। ये युद्ध हुआ 28 जुलाई 1787 को। 28 जुलाई 1787 को जो तुंगा का युद्ध हुआ, एक तरफ जयपुर की सेना जिसमें प्रताप सिंह, विजय सिंह की सेना, और एक तरफ मराठे, और इनके सेनापति थे महाजी सिंधिया, बहुत बड़े सेनापति। और इस युद्ध में प्रताप सिंह और विजय सिंह की सेनाओं ने मराठों को हरा दिया था, महाजी सिंधिया को हरा दिया। तो जीते कौन थे इस युद्ध में? तो जीतने वाले जो थे वो थे जयपुर। तो जीत किसकी हुई? जयपुर की। बहुत बड़ी जीत है। राजस्थान के इतिहास में यदि इस युद्ध का ज्यादा जिक्र नहीं मिलता होगा, जो सामान्य तैयारी करते हैं और तुंगा के युद्ध के बारे में पढ़ते ही नहीं है, लेकिन मैं कहूं कि ये प्रताप नाम, एक मेवाड़ के शासक थे प्रताप, महाराणा प्रताप, जिनके बारे में बहुत कुछ सुनते हम, लेकिन एक ऐसे प्रताप भी हुए थे जो जयपुर के थे, प्रताप सिंह। और उन्होंने अपने प्रताप से पहला जो युद्ध जीता, और उसमें मराठों को भयंकर, जयपुर और जोधपुर की सेना ने भयंकर दौड़ा के पीटा था, और उसके भी बड़े सेनापति महाजी सिंधिया हार गए थे। और जब ये युद्ध हुआ था, युद्ध समाप्त हुआ, महाजी सिंधिया को हार माननी पड़ी, तो महाजी सिंधिया ने कहा था कि यदि मैं जिंदा रहूं तो मेरी एक इच्छा है कि मैं इस जयपुर को छोड़ूंगा नहीं, मिट्टी के ढेर में बदल दूंगा। ये जब युद्ध समाप्त हुआ तो महाजी सिंधिया के मन में थी कि यार मैं जीते जी ये जरूर देखना चाहूंगा कि जयपुर को मैं समाप्त कर दूं। इतनी उनके मन में पीड़ा थी इस युद्ध को हारने से। मराठे बहुत बड़ी सेना, बहुत ताकतवर, उस समय मुगलों से भी पूरे भारत में यदि कोई ताकतवर सेना थी जो अंग्रेजों को परेशान कर लेती थी, जो मुगलों को परेशान कर लेती थी, ऐसे मराठों को तुंगा के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। शासक थे प्रताप सिंह और एक थे जोधपुर के शासक विजय सिंह। पहला युद्ध। दूसरे युद्ध की मैं बात करूं तो फिर मराठे कहां शांत रहने वाले थे? तो मराठों ने थोड़े समय बाद में, देखो ये युद्ध हुआ, आप सबको पता है, ये युद्ध हुआ था 1787 में। महाजी कह के गए थे जब युद्ध से गए थे कि मैं जयपुर को छोड़ूंगा नहीं, और अब की बार आऊंगा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, मैं इतनी बड़ी सेना लेके आऊंगा। तो भाई 1787 के बाद में 3 साल निकले, महाजी सिंधिया तो नहीं आए। महाजी सिंधिया तो बूढ़े हो गए थे, 1794 में उनकी मृत्यु हो गई थी, महाजी का दिल के अरमाशों में बह गए। लेकिन खुद तो महाजी सिंधिया नहीं आए, लेकिन मराठों का एक सेनापति भेजा गया। इधर सेना वही प्रताप सिंह और विजय सिंह, वही जो गुट था पहले, प्रताप सिंह और विजय सिंह। ये पाटन पड़ता अजमेर में। तो अजमेर में ये युद्ध हुआ, और इधर मैं बता रहा हूं वही है प्रताप सिंह और इधर विजय सिंह। ठीक है, इनकी सेना थी। लेकिन इस बार महाजी सिंधिया नहीं आए। मराठों ने एक सेनापति भेजा, डी बोई, इनका नाम था डी बोई, फ्रांसीसी सेनापति था, फ्रांसीसी सेनापति था, बड़ा होशियार था, युद्ध लड़ने में माहिर था, तोप चलाने में माहिर था। इस सेना को, बड़ी सेना के साथ प्रताप सिंह को हराने के लिए वापस मराठा 1790 में आ गए। और 1790 के इस युद्ध में ये प्रताप सिंह और विजय सिंह बेचारे लड़े तो बहुत, लेकिन जीत अब की बार किसकी हुई? इधर मराठे इस युद्ध में जीत गए। और मराठे तो जीते, भाई लाओ दाम, पैसे दो, अपने तो पैसे चाहिए अपने को। पिछली बार डी बोई ने जयपुर को समाप्त तो नहीं किया, क्योंकि उनके तो बस एक ही थे, बड़े पैसों के इच्छुक थे, पैसे दो मुझे तो बाकी छोड़ो आप, तो समझौता हो गया। लेकिन कई लोग कहते भी हैं कि यार प्रताप सिंह और विजय सिंह की सेना जो तुंगा के युद्ध में जीत गई, वो कैसे हार गए, इसमें पाटन के युद्ध में कैसे हार गई, 3 साल में ऐसा क्या हुआ? तो कई लोग ये कहते हैं कि यार जब तुंगा का युद्ध हुआ था तो जोधपुर वालों ने कह दिया था, जोधपुर के जो सेना बैठी थी, बाद में जश्न मना रहे थे, युद्ध हुआ, जश्न मना रहे थे आपस में, तो जोधपुर के जो राठौड़ थे उन्होंने जयपुर वालों को कहा कि यार आपकी कहाँ औकात, हम है इसलिए आप जीत गए, हम नहीं होते तो जयपुर को मराठे बर्बाद कर देते।
ये बात जयपुर वालों को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। तो इस युद्ध में इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया था कि अब जीत के बताओ। राठौड़ आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना तुंगा के युद्ध में कि हमने जिता दिया, आ गए वो तो मराठी तो वापस पहुंच गए, अब की बार डी बोई फिर लड़ो देखे। तो उनका एक कॉम्बिनेशन खराब हो गया और इस युद्ध में डी बोई जीत गए और मराठों की जीत हो गई। तो मराठे जीत गए दूसरे युद्ध में। तो जीते कौन भाई? मराठे। कौन सा युद्ध था? पाटन का युद्ध। कब हुआ? 20 जून 1790 को। ठीक है, हार गए, समझौता हो गया, पैसे देने की बात हो गई। मराठे कहां मानने वाले थे भाई साहब? ना प्रताप सिंह मानने वाला था, नाम प्रताप हो गया। तो एक और युद्ध हुआ जिसको अपने को याद रखना चाहिए, वो था मालपुरा का युद्ध। यह हुआ था 1800 में, 16 अप्रैल 1800 को। इधर में फिर दो पार्टियां थी। इधर तो थे मराठे भाई, मराठे पैसे लेने के लिए आते थे, और इधर थे जयपुर के शासक प्रताप सिंह और जोधपुर के शासक थे भीम सिंह, इनकी सेना। और इधर मराठों के आए जो सेनापति थे वो थे दौलतराव सिंधिया। ये भी बहुत बड़े सेनापति थे दौलतराव सिंधिया। इनकी सेना आई, फिर बेचारे इनकी पराजय हुई, मराठे जीते। इसमें मराठों की जीत हुई। तो 3 युद्ध, यदि आरएस मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो इसमें से लगभग है, ज्यादातर चांस होते हैं कि इन तीनों युद्धों में से एक युद्ध पूछ लिया जाता है, चाहे तुंगा का युद्ध हो, चाहे पाटन का युद्ध हो, और चाहे मालपुरा का युद्ध हो। एक युद्ध में जीते पहले बड़े तुंगा में मराठों को तंग कर दिया, लेकिन दूसरे में पाटन और तीसरे मालपुरा का युद्ध में प्रताप सिंह की हार हुई। तो प्रताप सिंह का जीवन जो था 1700, देखो प्रताप सिंह जो शासक बने थे उनका कार्यकाल हम देखें तो प्रताप सिंह ने 3 युद्ध लड़े। 1778 में शासक बने, 1803 तक रहे, और 1800 तक वो क्या करते रहे? 3 युद्धों का सामना किया। लास्ट जो युद्ध हुआ था वो 1800 में हुआ, 3 युद्धों में रहा। तो प्रताप सिंह की एक उपलब्धि तो ये थी कि प्रताप सिंह ने जीवन में तुंगा जैसे युद्ध में मराठों को हराया था, इतने बड़े युद्ध में। और मैं कहूं राजस्थान में यदि मराठों की कहीं भयंकर पराजय हुई तो वो था तुंगा का मैदान। ये प्रताप की एक उपलब्धि थी युद्धों वाले। लेकिन इसके अलावा यदि प्रताप को देखें तो प्रताप, जैसे महाराणा कुंभा को हम देखें तो कुंभा की राजनीतिक विजय अलग थी और कुंभा की सांस्कृतिक विजय अलग थी। तो कुंभा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उतना ही पावरफुल था जितने युद्ध लड़ने में। तो वैसे ही प्रताप की मैं बात बताऊं तो प्रताप के भी 2 क्षेत्र थे। एक युद्धों वाला देखा हम, 3 युद्ध लड़े, और एक क्षेत्र था उनका सांस्कृतिक। और यदि मैं देखूं, यदि मैं आपसे बात करूं तो सांस्कृतिक उपलब्धियां जो प्रताप की थी वो उनके युद्धों से भी महत्वपूर्ण थी। तुंगा का युद्ध महत्वपूर्ण था, लेकिन उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की मैं बात करूं तो सांस्कृतिक उपलब्धियां जो थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जो प्रताप को महान बनाती है। जयपुर के शासक जो प्रताप सिंह थे वो महान थे, किस वजह से? सांस्कृतिक उपलब्धियों। अब देखो सांस्कृतिक उपलब्धियों में क्या कह सकते हो आप कि प्रताप सिंह जो थे वो क्या थे? उन्होंने सांस्कृतिक उपलब्धि में आप कह सकते हो स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला का मतलब उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई होगी। स्थापत्य कला में उनका जो काल था वो बहुत महत्वपूर्ण था, बिल्डिंगें बनाई थी, अभी बात करेंगे। संगीत में उनका नाम है, काव्य में उनका नाम है। तो हर क्षेत्र आप देखिए तो प्रताप की उपलब्धियां हैं, एक एक को हम समझेंगे। तो देखो सबसे पहले जो है जो प्रताप सिंह थे वो खुद एक कवि थे। प्रताप खुद एक क्या थे? कवि थे। तो प्रताप कविताएं लिखते थे और कविताएं लिखने में एक नाम लेते थे ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे। जैसे अलग अलग राइटर होते हैं, अलग अलग, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी को बोलते हैं निराला। तो वैसे ही प्रताप सिंह, कई बार सवाल आया हुआ है, बहुत बार सवाल आया हुआ है कि जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जो ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखता था? उत्तर आएगा प्रताप सिंह। खुद कविता लिखता था, खुद कवि था, साथ ही उसके दरबार में जो प्रताप सिंह की खुद कविताएं करता था, तो उसमें उपनाम था इसका, इस उपनाम से कविताएं करता था। इसके अलावा प्रताप सिंह की एक और खास बात थी, प्रताप सिंह के जो दरबार था उसमें 22 विद्वान होते थे, 22 विद्वान हुआ करते थे, विद्वानों का आश्रय जाता था। तो 22 विद्वान जो होते थे उनको बोलते थे गंधर्व 22। याद रख लेना आप, इसको बोलते थे गंधर्व 22। किस नाम से जाना जाता था? गंधर्व 22।
बाईसी, 22 का मतलब 22। गंधर्व का मतलब जैसे पुराने जमाने देवताओं का जो मनोरंजन करते थे या विद्वान होते थे उनको गंधर्व कहा जाता, संगीत के जानकार होते थे। तो गंधर्व बाईसी थी, या इसको प्रताप बाईसी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रताप सिंह के दरबार में थे तो प्रताप बाईसी भी कहा जाता था। तो प्रताप बाईसी, ठीक। तो गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी जो थी वो किस शासक से संबंधित थी? इसका शासक का नाम था प्रताप सिंह, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। कौन कौन से थे, एक एक की बात करते हैं। एक विद्वान का नाम था लालचंद उस्ता। उस्ता का मतलब होता है उस्ताद, महान कलाकार। अभी भी जो बड़े कारीगर होते हैं ना, ठेकेदार होते हैं, उनको बोलते हैं उस्ता, उस्ताद। अलग अलग, जैसे कारीगर होता है तो उसको उस्ताद बोल देते हैं, और जैसे कोई पहलवान हो जो ट्रेनिंग देता हो, सबसे बड़ा हो, उसको उस्ताद बोल देते हैं। तो एक व्यक्ति थे लालचंद उस्ता। अब लालचंद उस्ताद, देखो मैं कह रहा था स्थापत्य कला की बात, तो प्रताप सिंह ने सबसे बड़ी जो चीज थी, आपको प्रताप सिंह का जीवन देखो, मैंने बताया था कि कछुआ वंश जो था वो भगवान श्री राम से संबंधित था। भगवान राम के वंशज थे जो आमेर के कछुआ वंश था। लेकिन प्रताप सिंह के काल में देखोगे आप, तो प्रताप सिंह के काल में वो श्री कृष्ण के प्रार्थना करने वाले हो गए थे, श्री कृष्ण के भक्त हो गए थे, ठीक है। तो अब देखो जो लालचंद उस्ताद थे, मैं बात कर रहा था, तो प्रताप सिंह ने एक कंस्ट्रक्शन बनवाया था, एक इमारत बनाई थी, जो आप कहीं भी जयपुर का नाम लिखोगे और यदि कहीं इमेज, जैसे आपने चित्तौड़ का नाम लिखते हैं आपको विजय स्तंभ दिखेगा, वैसे आप यदि जयपुर का ढूंढोगे तो जयपुर में एक ऐसी बिल्डिंग जो जयपुर का परिचय करवाती हो, और वो बिल्डिंग आपने देखी होगी, टीवी पे चलाओगे आप तो टीवी पे भी आपको वो बिल्डिंग दिखेगी। आपको जयपुर की कहीं फोटो देखनी है तो आप सबको पता है वो बिल्डिंग है हवा महल। हवा महल, तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। और उसका मुख्य जो शिल्पी था हवा महल बनाने वाला, वो मुख्य शिल्पी था लालचंद उस्ता। हवा महल 1799 में बनाया गया था और इसके मुख्य शिल्पी थे लालचंद उस्ता। याद रख लेना, हवा महल के निर्माता प्रताप सिंह और हवा महल के जो वास्तुकार थे वो थे लालचंद उस्ता। उस्ता से नाम याद आएगा, उस्ता का मतलब होता है कारीगर, कलाकार। तो लालचंद उस्ता, पहली बात। देखो आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये है तस्वीर, आपके हवा महल की तस्वीर है। हवा महल में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें 5 बिल्डिंगें बनी हुई है, 5 माड़े हैं, मतलब 5 मंजिला है, 5 मंजिला है, और 5 मंजिलों का अलग अलग नाम है। देखो 5 जो मंजिल आपकी देखोगे तो नीचे की जो मंजिल है इसको बोलते हैं सरद मंदिर। सरद मंदिर, मंदिर कहा जाता है इनको, एक एक मंजिल को सरद मंदिर। ये नीचे की जो दिख रही है आपको, देखो 1 2 3 4 5 मंजिला है हवा महल। तो नीचे की जो मंजिल होती है हवा महल की, इसको बोलते हैं सरद मंदिर। जो दूसरी मंजिल है उसको बोलते हैं रत्न मंदिर। ये दूसरी जो मंजिल है इसको बोलते हैं रत्न मंदिर, रत्न मंदिर। तीसरी जो मंजिल है इसको बोलते हैं विचित्र मंदिर, मंदिर। चौथी को जो ऊपर की है उसको बोलते हैं हवा मंदिर, और जो चौथी है उसको बोलते हैं प्रकाश मंदिर, ठीक है। 5 जो मंजिलें हैं उनके अलग अलग नाम है। पहली का सरद मंदिर है, दूसरी का रतन मंदिर है, तीसरी का विचित्र मंदिर है, चौथी का प्रकाश मंदिर है, 5वीं का हवा मंदिर है। वैसे हवा महल का अलग अलग नाम नहीं था, लेकिन ऊपर की बिल्डिंग जो थी उसका नाम हवा मंदिर था, इसलिए इसका पूरे का नाम ही क्या कर दिया गया, हवा महल कर दिया गया। बाकी अलग अलग बिल्डिंगों के अलग अलग नाम है। देखो हवा मंदिर जो था वो ऊपर ही ऊपर, इसका नाम हवा मंदिर क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें सबसे ताजा हवा आती थी, बहुत ऊंची बिल्डिंग थी तो हवाएं अच्छी आती थी, इसलिए इसको नाम रख दिया हवा मंदिर। दूसरी बिल्डिंग का नाम रखा गया प्रकाश मंदिर, यहां प्रकाश, दोनों तरफ से प्रकाश आता था, प्रकाश मंदिर। विचित्र मंदिर थोड़ा बड़ा था, अलग अलग विचित्र प्रकार की उसमें झरोखे बने हुए थे, विचित्र मंदिर हो गया। इसका रतन मंदिर और इसका सरद मंदिर, ठीक है। तो इस प्रकार के इसके कंस्ट्रक्शन बनी हुई थी, और इसमें देखो आप जगह जगह झरोखे बने हुए हैं, झरोखे, खिड़कियां दिख रही है। जो खिड़कियों की संख्या है ये भी आपसे पूछे जाए तो खिड़कियों की संख्या थी 953। तो खिड़कियों की टोटल संख्या जो थी वो कितनी थी, 953 थी। 953 खिड़कियां है इसमें, ये खिड़कियां 953, 953 खिड़कियां, ठीक है भाई। अब इसका बनाया क्यों, तो इसको बनाने का कारण ये था कि जो प्रताप सिंह के समय जो रानियां होती थी
जयपुर बड़ा प्रसिद्ध जगह है जहां तीज की सवारी निकलती है, गणगौर की सवारी निकलती है, तो सवारियां निकलती थी। अब रानियां भी देखने की इच्छा करती थी कि हम भी देखें, लेकिन उस समय तो भाई पर्दा, घूंघट निकाल के जाना पड़ता था बीच में। अब घूंघट में उतना मजा नहीं आता था, तो उसके लिए प्रताप सिंह ने एक बिल्डिंग बनाई और उसी को बोलते हैं हवा महल। तो यहां रानियां बैठी बैठी देखती थी, यहां से गणगौर की सवारी निकलती थी, तीज की सवारी, तो यहां रानियां बैठी बैठी उनको देखती थी। तो जो लोग बाग थे वो नीचे से आराम से, ऊपर नहीं देखते थे, क्योंकि रानियां बैठी है ऊपर। यहां रानी जी बैठी है तो कौन सा झुक झुक के, उस समय तो कोई देखेगा नहीं ना। तो यहां रानियां बैठ के तीज और गणगौर की सवारियां देखती थी, इसलिए इसका निर्माण हुआ। इसकी एक और खास बात देखो कि मैं कह रहा था कि प्रताप सिंह जो थे वो प्रताप सिंह श्री कृष्ण से को अपना आराध्य मानते थे, भक्ति भाव में लीन थे। इसलिए तो उन्होंने ब्रजनिधि नाम से कविता, ब्रजनिधि, ब्रज किससे जुड़ा हुआ है? श्री कृष्ण से, तो कृष्ण के भक्त थे। और इस जो हवा महल है, इसकी कंस्ट्रक्शन आप देखोगे, इसका निर्माण, इसकी आकृति आप देखोगे तो उसका निर्माण ऐसे किया गया है जैसे कृष्ण का मुकुट हो, कृष्ण के मुकुट के आकार का, जैसे कृष्ण का मुकुट है ना, वैसा ही आकार इसका दिया गया था। तो कृष्ण के मुकुट, सारा कुछ कृष्णमय था। प्रताप के काल में देखोगे तो सारा कुछ कृष्णमय था। तो हवा महल का जिक्र कर लिया। हवा महल 953 खिड़कियां, प्रताप सिंह ने 5 मंजिले, नीचे की बिल्डिंग जो थी शरद मंदिर, दूसरे रत्न मंदिर, तीसरे का विचित्र मंदिर, चौथे का प्रकाश मंदिर, 5वें का हवा मंदिर, और इसी के नाम से हवा महल बना। क्यों बना ये जिक्र आया। इसके जो बनाने वाले थे नाम है लालचंद उस्ता। चलो भाई इसके अलावा बात करते हैं। तो ये तो हवा महल वाली कहानी समझ गए। अब देखो और मैं बात कर लेता हूं, लालचंद के बाद कौन कौन से विद्वान थे। एक गंधर्व बाई सी थी, ठीक है, प्रताप बाई सी जिसको बोलते हैं, 22 विद्वान हुआ करते थे। कुछ विद्वानों के मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें एक हुए लालचंद उस्ता। ठीक है भाई। अब देखो मैं कह रहा था कि प्रताप खुद एक कलाकार थे, प्रताप सिंह खुद एक कलाकार थे, महान कलाकार थे, वो खुद कविताएं लिखते थे। तो उनके जो गुरु थे जो उनको कविताएं सिखाते थे, उनका नाम था गणपति भारती। याद रख लेना, ये उनके काव्य गुरु थे, काव्य सिखाने वाले गुरु। अरे गुरु हो बहुत सारे होते हैं, एक टीचर होता है जो पढ़ाने वाला गुरु होता है, एक कोई आपको शूटिंग सिखा दे तो वो आपको हथियार चलाने वाला गुरु, तो गुरु तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो प्रताप के भी 2 गुरु थे, एक का नाम था गणपति भारती जो काव्य गुरु थे उनके, और एक का गुरु का नाम था जिनका नाम था चांद का। ये उनके संगीत के गुरु थे, संगीत के गुरु थे। कौन? संगीत के गुरु थे चांद का। इस संगीत के गुरु जो चांद खां थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था स्वर सागर, बहुत मोस्ट है स्वर सागर। एक ग्रंथ लिखा था जिसको बोलते हैं स्वर सागर। किसने लिखा? स्वर सागर। स्वर सागर ग्रंथ की रचना किसने की? चांद खां। और ये चांद खां कौन थे? इनके संगीत गुरु थे। किसके? प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। और साथ में देखें तो इनको एक उपाधि दी थी प्रताप ने, बुद्ध प्रकाश। चांद खां को बुद्ध प्रकाश कहते थे, उपाधि थी बुद्ध प्रकाश। 3 विद्वानों की बात हुई। लालचंद उस्ता हवा महल के निर्माता, गणपति भारती काव्य गुरु, चांद खां संगीत गुरु, और इन्होंने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा था और प्रताप को संगीत का ज्ञान दिया था, और प्रताप इनको बुद्ध प्रकाश के नाम से जानते थे। एक और था जिसका पूरा नाम था देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। ये भट्ट बड़े विद्वान होते थे, आजकल तो फिल्मों में भी देखो महेश भट्ट, आलिया भट्ट आती। तो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। अब इनका क्या काम था? ये देवर्षि जो ब्रजपाल भट्ट हुआ करते थे, इसके समय एक संगीत सम्मेलन हुआ था जयपुर में। प्रताप सिंह संगीत के जानकार थे, तो उन्होंने एक संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। संगीत सम्मेलन जिसमें विभिन्न विद्वानों को बुलाया गया था कि आओ और संगीत के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो संगीत सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष बनाए गए देवर्षि ब्रजपाल भट्ट को। तो संगीत सम्मेलन में एक किताब निकल कर आई थी जिसमें महत्वपूर्ण किताब थी, वो उसका नाम था राधा गोविंद संगीत सार। इंपॉर्टेंट किताब है, याद रख लेना, राधा गोविंद संगीत सार। याद रख लेना आप, राधा गोविंद संगीत सार। इस सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सार, मैंने कहा था ना प्रताप जो थे वो कृष्ण से संबंधित विद्वान थे। तो इसमें जो संगीत सम्मेलन हुआ जिसमें किताब बनाई गई संगीत से संबंधित, राधा गोविंद संगीत सार, ये संगीत से संबंधित किताब थी। और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। ठीक है, 4 की लालचंद उस्ता की बात हुई, गणपति भारती की बात हुई, चांद खां की बात हुई और देवर्षि ब्रजपाल भट्ट की बात हुई। अब एक और विद्वान है जिनका नाम था बंशीधर भट्ट। बंशीधर
भट्ट। अब देखो बंशीधर भट्ट एक भट्टिया है, एक भट्टिया है, दो भट्ट, ये भी कलाकार थे। अब बंशीधर भट्ट क्या थे कि एक राजस्थान के, आप इसमें पढ़ोगे साहित्य और कला में आप पढ़ोगे, राजस्थान में एक कला आई थी तमाशा कला, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तमाशा कला। और इस तमाशा कला जो थी वो महाराष्ट्र से आई थी, महाराष्ट्र में पॉपुलर थी। तो प्रताप सिंह के समय महाराष्ट्र में एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था बंशीधर भट्ट। और तब प्रताप सिंह ने इस बंशीधर भट्ट को, किससे संबंधित थे ये तमाशा, तो बंशीधर भट्ट को जयपुर बुलाया गया और राजस्थान में तमाशा नृत्य, तमाशा जो कला थी उसकी शुरुआत हुई। तमाशा कला कहां से आई? महाराष्ट्र से। तो तमाशा कला के कलाकार थे, महाराष्ट्र से इनको बुलाया गया था बंशीधर भट्ट को। अब एक और विद्वान जिसका हम जिक्र कर रहे थे और उनका नाम था लालचंद, उनका नाम था लालचंद जी। अब भाई बंशीधर भट्ट का जिक्र तो आ गया। अब एक और विद्वान, एक लालचंद उस्ताद थे और एक लालचंद थे। अब लालचंद की बात क्या है? लालचंद उस समय के चित्रकार थे। लालचंद उस्ताद ने, तो लालचंद उस्ताद अलग थे और लालचंद अलग थे, ये क्या थे? चित्रकार थे। और प्रताप सिंह के समय, ये प्रताप सिंह का जो कार्यकाल था वो जयपुर की जो चित्रकला थी उनका स्वर्ण काल था। जयपुर की जो पेंटिंग्स थी उसका गोल्डन एज कही जा सकती है, गोल्डन एज थी उस समय, सबसे अच्छे चित्र बने। और उसमें से एक महत्वपूर्ण थे लालचंद। और वो क्या बनाते थे? पशु पक्षियों के चित्र बनाते थे, याद रख लेना भाई, पशु पक्षियों के चित्र बनाते थे, ठीक है। तो देखो, आप देखोगे तो ये आपका उसका साहित्यिक देखे तो साहित्यिक या सांस्कृतिक उपलब्धियों को देख सकते हैं। तो 22 विद्वान थे और 22 विद्वानों को ठहरने के लिए उन्होंने एक और चीज आपको याद रखनी है, उन्होंने गुणीजन खाने का निर्माण करवाया था। गुणीजन खाना, अरे नाम से पता चल रहा है गुणीजन। गुणीजन का मतलब होता है गुणवान व्यक्ति। गुणवान व्यक्ति कौन? ये लालचंद उस्ताद, गणपति भारती, चांद खां, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, बंशीधर भट्ट, लालचंद भट्ट। तो इनके समय क्या हुआ? इनको रहने के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसको बोलते हैं गुणीजन। सैकड़ों बार सवाल पूछा गया, गुणीजन खाने का निर्माण जयपुर में किस शासक के समय? उत्तर आएगा प्रताप सिंह के समय। तो प्रताप सिंह की देखा जाए तो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, चित्रकला के में उपलब्धियां थी, तमाशा कला के में उपलब्धियां थी, पेंटिंग्स में स्वर्णकाल कहा गया है, विद्वान आए, हवा महल का निर्माण करवाया, संगीत के ग्रंथों की निर्माण करवाया, चांद खां का जिक्र आया और खुद प्रताप का जिक्र आया। तो ये थी प्रताप की जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक सवाल जब भी जयपुर से कोई बात उठती है तो यहां से प्रताप सिंह के संबंधित एक सवाल आता है। लास्ट शासक कह सकते हो जो जयपुर के महान शासकों में से गिना जा सकता है। एक वीडियो और आएगा जिसमें प्रताप सिंह के बाद के शासक जो जिनकी ज्यादा उपलब्धियां नहीं है लेकिन फिर भी वहां से सवाल निकल के आ सकते हैं, तो उनको लेकर मैं जल्द आऊंगा और बातें करेंगे प्रताप सिंह के बाद के शासकों की। तो आज की क्लास में प्रताप सिंह के बारे में सीखा। मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और क्लास इतनी देखी है तो मुझे आशा है समझ में आई होगी। समझ में आई है तो चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन जरूर कर लो। एक नए वीडियो में फिर पसीना बहाएंगे, एक नए शासक पे फिर माथापच्ची करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि उस शासक के क्या हालचाल थे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।